तो राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने के बीजेपी के सारे दांव फेल हो चुके हैं। उसके तरकश में अब ऐसा कोई तीर शायद नहीं बचा जो कांग्रेस को घायल कर सके। इसीलिए अब बीजेपी उन पुराने कांग्रेसियों को मैदान में उतार रही है जो कांग्रेस की सरकार के वक्त सत्ता सुख भोगने के लिए वहां थे और अब सत्ता सुख की खातिर या तो बीजेपी के सदस्य बन गए हैं या पीएम मोदी के मुरीद बन गए हैं। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के पुराने साथी थे, लेकिन अब वे बीजेपी में हैं, मोदी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को घेरने के लिए कई आरोप उन पर लगाए और उन्हें लोकतंत्र का ज्ञान दिया। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है। वो राजनीतिक रूप से खुद को प्रासंगिक रखने के लिए जो संभव हो वो कर रहे हैं। इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, इनकी केवल एक विचारधारा बची हुई है और वो है देशद्रोह की विचारधारा। जी हां, देश के विरुद्ध काम करने की विचारधारा। ये सब कह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लगभग 17 मिनट तक ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसते नजर आए। 17 मिनट से 2 मिनट आपके पास लेकर आया हूं। ज्यादा 17 मिनट सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1.5-2 मिनट सुन लीजिए, उनकी जुबानी ज्यादा आप लोगों को समझ में आए कि क्या कुछ कह रहे थे और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद की संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये तो सुन रहे थे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इन बातों को सुनकर अब यकीन हो गया है दोस्तों कि वे पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंग गए हैं। कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल, राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल और सबसे बढ़कर देशद्रोही वाली बात कहना, यही सब तो बीजेपी के बाकी नेता भी करते रहे हैं। अब सिंधिया उसी बात को आगे बढ़ाने में की कोशिश कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से
ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणियों का माकूल जवाब दे दिया गया है और साथ ही पवन खेड़ा ने तो पीएम नरेंद्र मोदी को सावधान रहने की सलाह भी दे दी है कि सिंधिया कांग्रेस के लिए वफादार नहीं रहे तो वे आपके लिए भी वफादार नहीं रहेंगे। लेकिन पवन खेड़ा यही नहीं रुके, पवन खेड़ा ने गुलाम नबी आजाद को भी घेरा। क्या कुछ कह रहे थे पवन खेड़ा, जरा सुन लीजिए। कि जिस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा नेता बनाया, ऐसे ऐसे पद दिए कि वो एक कद्दावर नेता की श्रेणी में आ जाए, आज वो उसी पार्टी को कोस रहे हैं। बुरा लगता होगा, उन्हें भी बुरा लगता होगा, हमें पूरा भरोसा है उन्हें बुरा लगता होगा। आप सबने बचपन में एनसीईआरटी या जो भी पढ़ा होगा, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की वो कहानी जरूर पढ़ी होगी। हार की जीत नाम था कहानी का, बचपन में मैंने पढ़ी थी, कोर्स बुक्स में होती थी। कैसे डाकू खड़क सिंह दीनहीन अवस्था में भेष बदल के अपाहिज का भेष बनाकर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े सुल्तान पर सैर करने निकले हुए थे। डाकू खड़क सिंह ने उनको गुहार लगाई कि रुकिए, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे वैद्य तक ले जाइए। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को घोड़े पर बैठाया और अचानक डाकू खड़क सिंह ने असली रूप दिखाया और घोड़ा लेके भाग गया। जब वो भाग रहा था तो बाबा भारती ने उसे रोका, घोड़ा ले जाओ, नहीं चाहिए अब घोड़ा। लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ, किसी को इस वाकये का जिक्र मत करना, नहीं तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे की मदद करना बंद कर दें। ये कहानी हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। हम सब जो कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे नेतृत्व के लिए लड़ रहे हैं, हमारी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, आज हमारा नेतृत्व हम पर किस मुंह से विश्वास रखेगा जब 50 साल पुराने नेता जिनको इतने पदों से नवाजा गया वो ऐसा धोखा दे सकते हैं? तो बताइए हम पर किस तरह से हमारा नेतृत्व भरोसा करेगा? हम सबका भरोसा तोड़ा, पार्टी का भरोसा तोड़ा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो एक टिप्पणी की थी कि आज मैं आजाद हो गया हूं। 2 दिन से जो इनकी टिप्पणियां हम सुन रहे हैं तो हमें भरोसा हो गया है कि आप गुलाम हो गए हैं, आजाद नहीं हुए। तो आप सुन रहे थे पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले कल पूर्व कांग्रेसी नेता और अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने भी मौजूदा कांग्रेस के नेतृत्व की बुराई करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे कल पढ़े हैं और उन्हें स्टेटमेंट बताया है। और इन तमाम बातों को लेकर के पवन खेड़ा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद पर आज सुबह दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद को जवाब देते हुए ट्वीट में क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए, देखिए। गुलाम नबी भाईजान, आप कांग्रेस को क्या एक्सपोज और डिमोलिश करेंगे? लिख रहे हैं दिग्विजय सिंह, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के, लिख रहे हैं कि क्या आप कांग्रेस को एक्सपोज और डिमोलिश करेंगे? पहले कश्मीर में अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए। 40 साल कांग्रेस में रहकर आपने पार्टी के साथ दगा कर दिया। अब भाजपा व मोदी जी की बैसाखियों के सहारे क्या हासिल कर लेंगे? दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट किया और इसके बाद अभी शाम होते होते दिग्विजय सिंह के बाद जयराम रमेश ने भी गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने है। गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के बड़े लाभ भोगी रहे हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वे प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के वे योग्य नहीं थे। वे अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था। दोनों के बारे में लिख रहे हैं गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों के बारे में जयराम रमेश। तो दोस्तों देखिए, यह संयोग नहीं है कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर पुराने कांग्रेसियों के हमले ऐसे वक्त हो रहे हैं जब राहुल गांधी मानहानि मामले में राहुल गांधी पर हुई कार्रवाइयों के कारण जनमत कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ दिख रहा है। कर्नाटक चुनाव है अभी और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस मजबूत और बीजेपी कमजोर दिख रही है। वैश्विक स्तर पर मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है और मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं।
इसीलिए बीजेपी राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने में लगी हुई है, लेकिन उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो रही। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को बीजेपी ने ओबीसी के अपमान से जोड़ना चाहा तो यहां भी वो उल्टा फंस गई है। दरअसल ओबीसी महासभा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा है कि न तो गुजरात राज्य और न ही केंद्र सरकार की सूची में, लिस्ट में ओबीसी वर्ग में मोदी सरनेम कहीं दर्ज है। यानी कि चाहे गुजरात हो चाहे केंद्र की बात हो, कहीं भी ओबीसी की लिस्ट में मोदी सरनेम दर्ज नहीं है। राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी शब्द का इस्तेमाल किया है, न कि ओबीसी वर्ग का। इसीलिए राहुल गांधी के मुद्दे पर ओबीसी विवाद में मोदी सरनेम के नाम पर ओबीसी वर्ग को नहीं घसीटा जाए, ये ओबीसी महासभा का कहना है। नोटिस भेज करके, और इन लोगों ने कहा कि लीगल नोटिस भेजेंगे। खैर, बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जिन तरकीबों को उम्दा मान रही थी वो उसके लिए फंदा बन गई है। बीजेपी का तरकश खाली हो रहा है और सारे तीर बेकार हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस बीजेपी पर 21 साबित हो रही है? क्या बीजेपी से आगे निकल गई है कांग्रेस? क्या राहुल गांधी के मुद्दे पर हार जाएगी बीजेपी? चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले 2 और वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। एक वीडियो राज्यसभा की तस्वीर है, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही अडानी का नाम लिया, माइक किसी और को थमा दिया गया। जरा देख लीजिए, आज की तस्वीर है, राज्यसभा की है, काले कपड़े में, काले लिबास में। आप जान रहे हैं विपक्षी नेता सदन पहुंच रहे हैं, सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी नहीं चलने दे रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि हम बात करना चाहते हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं अदानी के मामले पे, लेकिन सत्ता पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है और सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जा रही है। देखिए, इसको बहुत गौर से देखिए, इस वीडियो को। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जैसे अडानी का मामला आता है, सभापति महोदय क्या कुछ करते हैं, देखिए, सुनिए। सर, मैंने जो सुबह से मेरी ये कोशिश रही कि रूल 267 को लेकर मैं इस सदन के सामने चंद बातें रखने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे बातों का कोई असर इस सदन में नहीं पड़ रहा और सरकार के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो मुद्दे यही है कि ये जो अडानी का घोटाला है, और सुनिए, अरे ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसको बिठाई है, हम सभी लोग तैयार हैं। आप आपका बहुमत है, दरअसल सवाल आउट ऑफ कोर्स पूछ दिया गया था, चर्चा आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए आप बैठ जाइए, आप दूसरे बोलेंगे। और इधर राहुल गांधी से जब पूछा गया कि चीन के मामले पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि अदानी जी की शेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए आए हैं वो किसके हैं। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को। It's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? तो ये बेनामी हैं, ये किसके हैं बताइए। चीन की बात तो हम कर ही रहे हैं, सवाल चीन पे था, लेकिन अदानी, यानी मुद्दा अदानी है। मुद्दा जो है वो मेन मुद्दा अदानी है, लेकिन अदानी के मामले से खुद को बचाने के लिए कितने तीर छोड़ेगी बीजेपी, और उन सब के जवाब कांग्रेस के पास किस कदर हैं वो आप लोगों के सामने हम रोज रख रहे हैं। और ये यहां कांग्रेस की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है और वही सीधी टक्कर दे रही है बीजेपी को, यानी सत्ता पक्ष को। तो कांग्रेस की बात न करें तो किसकी बात की जाए? आम आदमी पार्टी की, या टीएमसी की, या किसी और की, केसीआर की? चलिए सबकी बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस की बात, और इस बात में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई वरिष्ठ साथी। आइए उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी
सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ